अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले, दिल्ली जैसी सुविधा यहां क्यों नहीं। कोरोना से जंग के बीच एम्स के नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की। मंत्रालय ने दिया अल्टीमेटम, कहा काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। देश भर में कृषि कानून पर बवाल के बीच आज कच्छ में सिख किसानों से मिलेंगे पीएम मोदी। कृषि कानून पर दंगल के बीच मीटिंग। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन आज सरकार के प्रस्ताव पर आगे की रणनीति को लेकर सिंधु बॉर्डर पर संगठन नेताओं की बैठक जारी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का किसान सम्मेलन आज वाराणसी, अमेठी, मुरादाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़ में कार्यक्रम। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पहुंचे सीएम योगी। लौह पुरुष सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ में 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी। एचडीएफसी बैंक की ओर से लगाए जा रहे हैं स्मार्ट टीवी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने उद्घाटन किया। यूपी में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 25 दिसंबर को खत्म हो रहा कार्यकाल। अब औचक निरीक्षण पर निकलेंगे सीएम योगी। कानून व्यवस्था, साफ सफाई पर रखेंगे नजर। जिलों का करेंगे औचक निरीक्षण। काशी में 2 और 3 जनवरी को इकट्ठा होंगे देश भर के संत। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आरएसएस और वीएचपी के अधिकारी भी होंगे शामिल। नमस्कार, यूपी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलनरत किसानों से वार्ता विफल होने के बाद अब प्रदेश बीजेपी ने किसान सम्मेलन कर उन्हें नए कृषि कानूनों को समझाने का जिम्मा उठाया। इसका जिम्मा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री लगाए गए हैं। और इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में किसान सम्मेलन करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोंडा में रहेंगे। इससे पहले सोमवार को राधा मोहन सिंह ने अयोध्या में किसान सम्मेलन किया था। दरअसल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी से इसकी शुरुआत की है। यह सम्मेलन 18 दिसंबर तक चलेगा। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने भारत के लौह पुरुष की 70वीं पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल द्वारा दिखाया गया मार्ग भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। सीएम योगी ने हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 70वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी 70वीं परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह देश भले ही राजनीतिक रूप से किसी कालखंड में अलग अलग समूहों के रूप में रहा होगा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अतीत के उस कालखंड से जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उत्तर में हिमालय से लेकर के
दक्षिण में समुद्र पर्यंत तक पूरा भारत एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। हमारे शास्त्रों ने और भारतीय मनीषा ने सदैव इस इकाई को भारत भूमि के रूप में या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता देकर के इस एक भू सांस्कृतिक अवधारणा को राष्ट्र के रूप में माना था। मैं आपको बता दें कि 2 और 3 जनवरी 2021 को काशी में संतों की एक बड़ी सभा होने वाली है। सभी संत काशी विश्वनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संत लव जिहाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। संतों की चर्चा की तैयारी इन दिनों जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक बैठक 2 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगी और 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। बैठक को अखिल भारतीय संत समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से बुलाया गया है। ये बैठक हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड में होगी। बताया जा रहा है कि आरएसएस और वीएचपी के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की तरफ से आमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि बैठक में आने वाले संतों के लिए आवासीय व्यवस्था कैवल्य ज्ञानपीठ सिगरा वाराणसी और राम जानकी मठ 80 वाराणसी में रहेंगे। सीतापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक निजी कार्यक्रम में नैमिष पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर किसान आंदोलन को लेकर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का आंदोलन अब माओवादियों और नक्सलवादियों के हाथ में चला गया है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर आरोप लगाया। तो भारतीय जनता पार्टी के गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, इनके परिवार के एक सदस्य में सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। ये देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और देश के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव एक खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटता है भाई। अब नियुक्तियाँ तो हुई, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए योगी जी के ऊपर, तो ये नियुक्तियाँ तो हुई। सपा बसपा कोई सरकार है क्या? ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हिसाब से चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बीजेपी का एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सपा में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। वो खानदान का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस में खानदान का अध्यक्ष बनेगा। उमर एक ट्रस्ट है, बिजनेस। पहले सरदार पटेल ने जैसे राजाओं को समाप्त किया है, वो ऐसी श्रृंखला खड़ा करते जा रहे हैं कि कहीं परिवार में पूरा खानदान में सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब हो। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई भी कार्यकर्ता देश का नेतृत्व कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कृषि बिल को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये विरोध राजनीतिक पार्टियों से शुरू होकर अब किसानों तथा आम आदमियों तक पहुंच रहा है। ऐसे में रीता जन कल्याण समिति के अध्यक्ष रीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने अमेठी जिले के गौरीगंज मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी के ना मिलने पर महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, जब देर शाम जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, तब सुबह से भूखी प्यासी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही रहने खाने का बंदोबस्त कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम गौरीगंज मौके पर पहुंचे, जहां पर महिलाओं और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। वहीं महिलाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार में यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सभी किसान रोड पर पड़े हुए हैं और सरकार मान नहीं रही है। और हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय जो हैं, वो किसानों को इतना बेकार समझ रहे हैं कि वो चाह नहीं रहे हैं कि किसान इस जनपद में रहें। अधिकारी यहाँ मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और डीएम साहब ने अपने एसडीएम गौरीगंज को भेजा कि जाके महिलाओं को पीट के भगाओ, और उन्होंने हम दोनों लोगों के साथ, हम और कमलेश सरोज के साथ धक्का मुक्की भी किए और हाथ से लकड़ी भी छीने, हाथ पकड़ के धक्का भी दिए हैं। ऐसे में हम जितने लोग किसान यहाँ आए हैं,
खाली जिनके छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ करके सब के सब यहीं रहेंगे। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और चाहे कुछ भी कर लेंगे, जेल इनको भिजवाना भिजवाएं। क्योंकि अभी एडीएम महोदय आई है, कह रही है मैं रुकने नहीं दूंगी। तुमने परमिशन नहीं लिया है। अपने ही जिले में अपनी बात कहने का अधिकार, जो जिलाधिकारी हमारे जिले का वेतन ले रहा है वो 1 मिनट का समय निकाल के हमारा ज्ञापन लेने नहीं आ सकता है। और किसानों को यहाँ से लेकर के केंद्र तक कुचला जा रहा है। इस जनपद में के अधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि 1 मिनट का समय न दे करके महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बेकार समझ करके इनसे हाथापाई कर रहे हैं। इनको खाना नहीं बनाने देंगे। एडीएम महोदय कह रहे हैं मैं धरने बैठने नहीं दूंगी, तुम्हारी परमिशन नहीं है। इस जनपद में रहने के लिए हमको परमिशन लेना है, रोड तो इनका नहीं है। हम लोग यहीं बैठेंगे क्योंकि ये हमारे जनपद की कलेक्टरी है। जिएंगे तो मरेंगे तो कलेक्टेड में ही सब बैठते हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने देखिए, हर उम्र में देखिए। इसलिए दर्द से हारना नहीं है, दर्द को हराना है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी से बलात्कार का मामला सामने आया। दरअसल महिला खिलाड़ी ने समाजवादी पार्टी के नेता इंतजार त्यागी और एक अन्य व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि कुछ साल पहले जब महिला खिलाड़ी पूर्व प्रधान इंतजार त्यागी के घर काम से गई थी, तभी महिला खिलाड़ी के साथ आरोपी ने तमंचे के बल पर जोर जबरदस्ती कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने महिला खिलाड़ी के अश्लील फोटो मोबाइल में कैद कर ली और तभी से आरोपी महिला खिलाड़ी को उसके अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर महिला खिलाड़ी का शारीरिक शोषण करता चला आ रहा था। इस तंग आकर पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के मामले में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास को शुरू किया। नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैंने सॉफ्टबॉल में ऑल इंडिया लेवल खेला हुआ है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। जो रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं उन्होंने मेरे साथ रेप किया। 6 साल पहले उन्होंने मेरे साथ रेप किया और उस दिन से आज तक वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे अश्लील फ़ोटो लिए उसने और मेरे फ़ोटो लेके मुझे ब्लैकमेल करता रहा। कभी मुझे होटल में बुलाया उसने, कभी अपने घर पे बुलाया जब कोई नहीं था। इसीलिए मैं परेशान होकर यहाँ से दिल्ली भी चली गई सब कुछ छोड़ के, और उसने मुझे वहाँ भी परेशान किया। देखिए, जो अभी उसने शिकायत किया है, प्रथम सूचना के आधार पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सारे तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद में विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है। पहले तो उसका बयान होगा, 164 होगा और सारी विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी सही होगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाए हैं? आरोप तो उन्होंने लगाया कि वो 4-5 साल से एक दूसरे से परिचित थे और उन्होंने बहका फुसला के उसके साथ शादी का झांसा दे के घटना किया है। तो बट वो सारे तथ्यों की सच्चाई जांची जाएगी और उसके बाद उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने व्यक्तियों पर केस दर्ज हुआ है? ये अभी 3 व्यक्तियों पे हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान हुआ है। तो बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। यूपी में चुनाव लड़ने की जो ऐलान है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली जैसी सुविधा यहाँ क्यों नहीं है, केजरीवाल ने प्रश्न खड़ा किया है। यूपी में सुविधाओं की कमी है तो केजरीवाल ने अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत यहां से कर दी, जहां पर उन्होंने कहा यूपी में सुविधाओं की कमी है और ऐसा क्यों नहीं है, दिल्ली जैसी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है।
और यही एजेंडा, यही मोटो लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कदम रखेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पहले से ही सक्रिय होती नजर आ रही है। कई बड़े नामों ने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है और अब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। आने वाले 2000 की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब वो चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो ये कि यूपी की जनता अब पुरानी पार्टियों से तंग आ चुकी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी को यूपी की जनता ज़रूर पसंद करेगी। इस विश्वास के साथ वो अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ कदम रखना चाहते हैं। तो राजनीति उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहले ही शुरू कर चुका है और अब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, समाजवादी पार्टी को बताया समाप्त पार्टी। किसान सम्मेलन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। किसान बिल के विरोध में किसान विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए बोला कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी हो गई है। तो केशव प्रसाद मौर्य हो या दिनेश शर्मा, सभी जो है वो किसानों को मनाने में लगे हैं और किसान बिल का जो हित है किसानों का वो उन्हें समझाने में लगे हैं और इसी को लेकर किसान सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। देश भर के किसान लगभग मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों और कृषि के हित में बनाए गए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं। वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध है। देश विकास गौड़ हमारे सहयोगी बनारस से फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, केशव प्रसाद मौर्य बनारस पहुंचे हुए हैं और कुछ खास बातें उन्होंने कही जहां विपक्ष को घेरने की भी उन्होंने कोशिश की। क्या कुछ अपडेट विकास देना चाहेंगे आप? इतना देखिए, आपको बता दें कि आज केशव प्रसाद मौर्य काशी पहुंचे हैं और किसान सम्मेलन में उनको शामिल होना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पे पलटवार करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तमाम किसान जो है वो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी ऐसे हैं जो इसका विरोध करके उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं जो किसान है वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां है वो इसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का क्या रुख है नए किसान बिल को लेकर, और अगर वाराणसी के किसानों की बात करें तो देश में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या रुख है वाराणसी में किसानों का? देखिए, आपको बता दें कि वाराणसी नहीं पूरे देश भर में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और बात की जाए वाराणसी की तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो उनसे मिल रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज डिप्टी सीएम काशी पहुंचे हैं और किसानों से सम्मेलन करने के लिए, संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार किसान विरोध भी कर रहे हैं इसका, लेकिन कहीं ना कहीं बता दें कि जो केशव प्रसाद मौर्य है, डिप्टी सीएम है, उनका यही कहना है कि विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। किसान जो है इस बिल के समर्थन में या जिसको भी इस चीज का विरोध है वो डायरेक्ट सरकार से आके संवाद करे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने शादी के 6 महीने बाद ही शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने अपनी वीडियो भी बनाई थी जिसमें उसने अपनी पत्नी, साड़ू, 2 साले और सलहज पर ससुराल न आने के लिए धमकाने का आरोप लगाया। साथ ही युवक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के पिता की तहरीर पर पुत्र वधू समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरे लड़के का नाम जितेंद्र है जिसने आत्महत्या करी है। उसके ससुरालियों ने उसे फ़ोन किया था तो वो कंपनी से आया। कंपनी से आने के बाद में वो ससुराल गया है। ससुराल जाने के बाद में टिंकू उसका साड़ू है और उसने उसके साथ में मारपीट करी है। और मारपीट करने के बाद में उसने अपनी घरवाली से कहा है कि देख ये मोनी मेरे साथ में ये जो मारपीट कर रहा है, तो उसने उसकी घरवाली ने भी कहा है कि जो ये तो ऐसे ही करेगा और उसने मारा पीटा, उसको भी धमकाया है। और फिर उसने अपने साले से कहा है कि जो देखो ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं। उसने भी ये बोला है कि जो ऐसा ही होगा तेरे साथ में और तुझे अब के तो तू आ भी गया है, अब कि तुझे जान से मार देंगे। देखिए, एक वीडियो आया है जिसमें एक लड़की के द्वारा आत्महत्या की। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने गोली चला दी है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी सर्वेश को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को भर्ती कराया गया है। आशियाना थाना क्षेत्र में गोली मारी गई। लखनऊ में 1 घंटे में दूसरी फायरिंग की घटना हुई है। तालकटोरा के आईएमएस चौराहे पर कई राउंड फायरिंग हुई है। तो लखनऊ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। तालकटोरा के आईएमएस चौराहे पर ये गोली चलाने की घटना हुई जहां पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी के ऊपर गोली चलाई गई और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना क्षेत्र आशियाना एलडीए कॉलोनी सेक्टर एच में सर्वेश कुमार जो वरिष्ठ सहायक पीडब्ल्यूडी के रूप में ये तैनात हैं, इनके साथ ये घटना हुई है। इनका ये कहना है कि ये सुबह अपनी दिनचर्या के अनुसार ये सुबह निकल रहे थे और जब ये बाइक अपनी निकाल रहे थे उसी समय शैलेन सिंह नाम का एक व्यक्ति आता है और इनके ऊपर पहले छीना झपटी होती है, पहले इनसे लड़ाई झगड़ा करता है पहले, और फिर गाली गलौज होती है और फिर जो है उसके ऊपर इनके ऊपर वो फायरिंग कर देता है। तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना मिलती है। तत्काल मौके पर पुलिस आती है और मजरूब को हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ले जाती है। और उसके बाद अभी जो भी मौके पर साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो निकल करके आ जाएंगी। हमारी 5 टीमें लग गई हैं। जो शैलेन सिंह है इनको भी जल्द से जल्द पुलिस जो है वो। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, जिस तरीके से खुलेआम लखनऊ के अंदर गोलियां चल रही हैं, ये ज़रूर कानून व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। एक मामला ऐसा और सामने आया है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, इधर सुबह तकरीबन 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। आशियाना इलाके का एलडीए इलाका है, सेक्टर है, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को घर के बाहर ही गोली मारी गई है।
जिस कर्मचारी को गोली लगी है उसका नाम सर्वेश बताया जा रहा है, जो ऑफिस जाने के लिए घर के बाहर आया ही था, तभी उसको एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसको गोली मारी थी। हालांकि उसके पेट में गोली लगी है। जब सूचना पे मौके पर पुलिस पहुंची थी तो वहां से शैलेंद्र भाग चुका था, फरार हो चुका था। लिहाजा सर्वेश को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि पौन घंटे बाद लगभग आशियाना थाने में खुद आरोपी शैलेंद्र वहां पर पहुंचा और उसके हाथ में भी गोली लगी हुई थी। पुलिस ने उसको भी ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसे को लेन देन कर विवाद भी था और ये भी एक दूसरा एंगल निकल के आ रहा है कि सर्वेश की पत्नी को लेकर के शैलेंद्र का कुछ विवाद चल रहा था। लिहाजा दोनों ही मामलों में पड़ताल की जा रही है, लेकिन दोनों की हालत जो है अभी स्थिर बनी हुई है। ट्रॉमा सेंटर में 2 डॉक्टरों के पैनल की जो टीम है उनका इलाज कर रही है। एक के हाथ में और एक के पेट में गोली लगी है। फिलहाल अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ ही देर बाद ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार उनकी हालत है वो किस तरीके की आगे बेटरमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल अभी उनकी दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है और दोनों की जो पिस्टल है उसको बरामदगी के लिए पुलिस टीम एक घटनास्थल पर जो एलडी का आशियाना इलाका है उस वहां पर तलाश कर रही है। दो पुलिस के बड़े अफसर ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।